हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट फ्लाइट बुक के थर्ड लेसन 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के पार्ट 2 ब्लैक एरोप्लेन के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, आई विल टेक द रिस्क। व्हाट इज द रिस्क? व्हाई डज द नैरेटर टेक इट? सवाल है कि व्हाट वाज द रिस्क दैट द ऑथर टुक। किस रिस्क की बात करी गई थी चैप्टर में? जब हमने लेसन पढ़ा था तो आपको याद होगा, हमने ये जाना था कि हमारा ऑथर एक पायलट है और वो आराम से प्लेन फ्लाई कर रहा है 1:30 बजे के करीब, एंड ही इज़ गोइंग फ्रॉम पेरिस टू इंग्लैंड, राइट। सब कुछ सॉर्टेड था। ही वॉज़ वेरी हैप्पी कि वो एक स्लीपिंग कंट्री साइड के ऊपर से प्लेन को गुजार रहा है। सब अच्छा था, लेकिन कुछ ही पल बाद उसे आसमान में तूफ़ानी बादल नज़र आते हैं और सही डिसीजन उस वक्त यही होता कि वो वापस पेरिस चले जाता, लेकिन उसकी जो फैंटेसी थी कि मुझे अपना घर जाना है और लेविश इंग्लिश ब्रेकफास्ट खाना है, उसकी इस फैंटेसी के चलते वो वापस पेरिस नहीं गया। उसने सही डिसीजन नहीं लिया एंड ही सेड आई विल टेक द रिस्क। तो रिस्क क्या था? सही डिसीजन ना लेना रिस्क था, और उसने ये रिस्क इसलिए लिया बिकॉज ही वांटेड टू हैव दैट लेविश इंग्लिश ब्रेकफास्ट। ओके, सो द रिस्क हियर रेफर्स टू नॉट डूइंग द राइट थिंग। यहाँ पर रिस्क का मतलब है सही चीज़ ना करने का रिस्क उठाया था उसने। एंड व्हाट वाज द राइट थिंग? द राइट थिंग वाज फ्लाइंग बैक टू पेरिस व्हेन ही केम टू नो अबाउट द स्टॉर्म। जब उसे स्टॉर्म का पता चला तो उसे वापस पेरिस चले जाना चाहिए था। सही चीज़ तो यही थी, लेकिन उसने रिस्क लिया, ये सही डिसीजन ना लेने का रिस्क, जस्ट बिकॉज ही वॉन्टेड टू हैव दैट इंग्लिश ब्रेकफास्ट। Despite being aware of a bad weather, the pilot headed straight into the storm and risked the life of his fellow passengers. The pilot's decision making was clouded by his wish to meet his family. उसने ख़राब डिसीजन लिया और उसने सीधा के सीधा प्लेन को स्टॉर्म में घुसा दिया। अपनी जान तो खतरे में डाली ही, साथ में पैसेंजर्स की जान भी खतरे में डाली, क्योंकि उसका जो विज़न था वो काफ़ी ब्लर हो चुका था। ये प्रैक्टिकली मतलब इसका लिटरल मीनिंग पे मत जाना। विजन ब्लर हो गया है मतलब ऐसा नहीं उसे दिखना कम हो गया है। उसके जो थॉट्स थे दैट वाज क्लाउडेड, वो ब्लर हो गए थे, वो हेलुसिनेट करने लग गया था। उसके फैंटेसी की वजह से वो सही डिसीजन नहीं ले पा रहा था। उसने गलत डिसीजन ले लिया और अपने प्लेन को सीधा स्टॉर्म में घुसा दिया। He so desperately wanted to be with his family and have that English breakfast he had been dreaming of all day that he took the risk of not going back. वो इतना एक्साइटेड था अपनी फैमिली से मिलने के लिए, उनके साथ इंग्लिश ब्रेकफास्ट खाने के लिए, कि उसने गलत डिसीजन ले लिया कि वो वापस पेरिस नहीं जाएगा और सीधा स्टॉर्म में अपने प्लेन को घुसा दिया। सो दिस वॉज द रिस्क। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब नैरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। अब जब उसने अपने प्लेन को स्टॉर्म में घुसा दिया तब उसका एक्सपीरियंस बताइए कि क्या क्या हो गया था। तो जैसे ही उसने अपना प्लेन स्टॉर्म में घुसाया उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। एवरीथिंग सडनली टर्न्ड ब्लैक। उसका जो कंपस था इट वॉज जस्ट मूविंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। कंपस ने काम करना बंद कर दिया और रेडियो कंट्रोल ने काम करना बंद कर दिया। जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे एरोप्लेन के अंदर कुछ भी काम नहीं कर रहा था। उसको बाहर नज़र नहीं आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस स्टॉर्म से बाहर कैसे निकलेगा, क्योंकि ना दिखाई दे रहा है ना कोई इंस्ट्रूमेंट काम कर रहा है। तो बहुत पैनिक हो गया था, वो डर गया था। फिर अचानक से उसे अपने प्लेन के बाहर एक और प्लेन नज़र आता है विच वॉज ब्लैक एरोप्लेन, जिसका एक पायलट उसकी तरफ हाथ से वेव करता है और उसे फॉलो करने के लिए बोलता है। तब उसे थोड़ी बहुत हिम्मत आती है, लेकिन तब भी वो डर जाता है। क्यों? क्योंकि फ्यूल टैंक का फ्यूल ख़त्म होने वाला होता है। सो ऐसा कुछ उसका एक्सपीरियंस रहा था। सो द नैरेटर वॉज फ्राइटेंड as he lost control of the plane.
नैरेटर बहुत डर गया था क्योंकि प्लेन के ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं था, कोई इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहा था, ठीक है। और उसने बिल्कुल टोटली प्लेन के ऊपर से अपना काबू खो दिया था, क्योंकि स्टॉर्म वाले बादलों में जब प्लेन जाता है तो प्लेन ट्विस्ट करने लग जाता है, जंप करने लग जाता है हवा में ही। तो नैरेटर का प्लेन के ऊपर बिल्कुल कंट्रोल नहीं था, इसलिए वो डर गया था। ही फेल्ट हेल्पलेस एज द कंपास एंड द अदर इंस्ट्रूमेंट्स हैड स्टॉप्ड वर्किंग। ही वॉज ऑल्सो फीलिंग हेल्पलेस, क्योंकि कंपास और बाकी कोई भी इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहा था। Nothing outside the aeroplane was visible, when suddenly in the midst of nowhere an unknown plane was visible and the pilot was eager to help him. कुछ काम नहीं कर रहा था और ऐसे ही अचानक से पता नहीं कहाँ से एक दूसरा एरोप्लेन आ गया जो हमारे नैरेटर की हेल्प करना चाहता था। The narrator was panicking because there was very less fuel in left, but somehow he managed to escape the storm with the help of strange pilot who he could not thank. तो नैरेटर बहुत पैनिक हो गया था, ही वॉज पैनिकिंग, क्योंकि 2 फ्यूल टैंक थे। एक फ्यूल टैंक का फ्यूल ऑलरेडी ख़त्म हो चुका था और दूसरे फ्यूल टैंक का फ्यूल भी ख़त्म होने वाला था, बट समहाउ ही मैनेज्ड टू एस्केप द स्टॉर्म। और जो दूसरा पायलट था उसकी मदद से किसी तरह हमारे पायलट ने स्टॉर्म से बाहर सक्सेस हासिल कर ली। ओके, नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, why does the narrator say I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota? नैरेटर ने ऐसा क्यों कहा कि मैंने प्लेन लैंड करवाया and I was not sorry to walk away from the old Dakota, और प्लेन लैंड होते ही ओल्ड डकोटा को मैं छोड़कर चले गया and I was not sorry about that? क्यों उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसे पहली बात तो पता नहीं था कि उसने कहाँ पर अपने प्लेन को लैंड करवाया है, और दूसरी बात वो प्लेन को एवं छोड़ के इसलिए चले गया बिकॉज ही वॉन्टेड टू थैंक द अदर पायलट। वो सीधा कंट्रोल सेंटर में गया और वहाँ पर जो लेडी बैठी थी उससे पूछा कि आसमान में मेरे प्लेन के अलावा कौन सा दूसरा प्लेन था, उसके पायलट से मुझे मिलवाओ, आई सिंपली वॉन्ट टू थैंक दैट पायलट। तो इस वजह से वो मतलब प्लेन को ऐसे ही छोड़कर चला गया। ओके, द नैरेटर हैड लैंडेड एट अननोन प्लेस as his compass and radar had stopped functioning in the storm. He was not scared to leave the plane unattended and go to the control center to inquire about the mysterious plane which had helped him out of the storm. तो नैरेटर एक अनजान सी जगह पर लैंड कर जाता है क्योंकि उसका कंपास और रडार फंक्शन नहीं करता, उसे पता नहीं है कि उसने किस जगह पर लैंड किया है एक्चुअली। and he was not scared to leave the plane unattended and go to the control center, और उसको बिल्कुल भी घबराहट नहीं हुई। he simply landed and left the plane unattended. प्लेन लैंड करने के बाद भी काफ़ी सारा पेपर वर्क पायलट्स को करना पड़ता है, लेकिन he was very daring कि वो प्लेन को ऐसे ही छोड़कर सीधा कंट्रोल सेंटर चले गया बिकॉज ही वॉन्टेड टू इंक्वायर अबाउट द मिस्टीरियस प्लेन विच हैड हेल्प्ड हिम आउट ऑफ द स्टॉर्म। वो जानना चाहता था कि जिस प्लेन ने उसे स्टॉर्म से बाहर आने में हेल्प करी उसका पायलट कौन है, इस वजह से वो प्लेन को अनअटेंडेड छोड़कर ही चला गया था। ओके, चलो नाउ कमिंग टू आवर फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट मेड द विमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नैरेटर स्ट्रेंजली? मतलब जो वुमेन कंट्रोल सेंटर में बैठी थी, ऐसा क्या हुआ कि उसने हमारे नैरेटर की तरफ बड़ी अजीब निगाहों से देखा। तो जैसे ही नैरेटर ने प्लेन लैंड करवाया वो सीधा कंट्रोल सेंटर चले गया जस्ट टू इंक्वायर अबाउट द अदर एरोप्लेन। और जब उसने पूछा कि कंट्रोल सेंटर वाली लेडी से, जब हमारे नैरेटर ने पूछा आसमान में मेरे प्लेन के अलावा कौन सा दूसरा प्लेन था जिसने मुझे स्टॉर्म से बाहर निकलने में मदद करी है, इस बात पर कंट्रोल सेंटर वाली लेडी उसकी तरफ अजीब निगाहों से देखने लग गई, क्योंकि आसमान में हमारे नैरेटर के प्लेन के अलावा और कोई प्लेन था ही नहीं। सो द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नैरेटर स्ट्रेंजली when he asked about the other pilot that helped him escape the storm. This is because there was no other plane in the sky during such bad weather.
कंट्रोल सेंटर की विमेन ने नैरेटर की तरफ अजीब निगाहों से तब देखा जब नैरेटर ने दूसरे पायलट के बारे में पूछा कि वो कौन था जिसने आसमान में मुझे स्टॉर्म से निकलने के लिए हेल्प करी। वो अजीब निगाहों से इसलिए देखते हैं नैरेटर को बिकॉज देयर वाज नो अदर प्लेन इन द स्काई एट दैट टाइम। इतने ख़राब वेदर में और कोई प्लेन नहीं उड़ रहा था हमारे नैरेटर के प्लेन के अलावा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डू यू थिंक हेल्प्ड द नैरेटर टू रीच सेफली। अब आपको क्या लगता है नैरेटर को स्टॉर्म से सुरक्षित बाहर निकलने में किसने हेल्प करी होगी। डिस्कस दिस अमंग योरसेल्फ एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। आपको इधर खुद के आंसर्स लिखने थे, अपने खुद के पॉइंट ऑफ व्यूज़, बट यहाँ पर मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ लिखे हैं। शायद आपका जो मानना है, आपका ओपिनियन इससे अलग हो सकता है, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से अपना आंसर लिख सकते हैं। ओके तो आपको क्या लगता है कि नैरेटर ने मतलब नैरेटर को किसने स्टॉर्म से बाहर निकलने में हेल्प करी होगी। तो अकॉर्डिंग टू मी वहाँ पर आसमान में कोई नहीं था, जैसे कि कंट्रोल सेंटर वाली लेडी ने बताया, वो नैरेटर की इमेजिनेशन ही थी। नैरेटर जस्ट इमेजिन कर रहा था ये सारी सिचुएशन, क्योंकि उसके दिमाग में एक फैंटेसी चल रही थी, उसे कैसे न कैसे स्टॉर्म से बाहर निकलना है और अपने फैमिली के साथ लेविश ब्रेकफास्ट करना है। तो उस फैंटेसी की वजह से ही स्टार्टेड हेलुसिनेटिंग, मतलब ही स्टार्टेड इमेजिनिंग थिंग्स जो एक्चुअल में नहीं है, और उसकी खुद की इमेजिनेशन ने उसे स्टॉर्म से बाहर निकलवाने में हेल्प करी। It was the pilot's own conscience which helped him out of the storm. There was no other plane out on that stormy night. So probably he was hallucinating. Hallucination मतलब कुछ कुछ सोचना, एक तरह से भ्रम कह सकते हैं, भ्रम में जीना। जब आपको भ्रम दिखने लग जाते हैं दैट इज़ हेलुसिनेशन। आपको अजीब अजीब चीज़ें दिखने लग जाती है जो एक्चुअल में वहाँ पर नहीं हो रही होती है, दैट इज़ हेलुसिनेटिंग। So the pilot started hallucinating. It was his own capability as a pilot which led him out of the black cloud. उसकी खुद की काबिलियत उसे स्टॉर्म से बाहर निकालने में मतलब मदद करवा पाई, इस वजह से ही वो स्टॉर्म से बाहर निकल पाया। इट वॉज हिज ओन कंसाइंस। ओके तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म होते हैं। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट वाले क्वेश्चन आंसर्स थे, क्योंकि इस चैप्टर में कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस हैं ही नहीं, तो 5 ही क्वेश्चंस थे, हमने सारे के सारे डिस्कस कर लिए। आई होप आपको चीज़ें समझ आई हों। अगर किसी भी क्वेश्चन में अभी भी कोई डाउट है उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आपसे मिलेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।